नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स पे, जहां पर हम आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन पहुंचाते हैं। तो लाखों करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदने से पहले हमारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आप किसी भी प्रकार के फ्रॉड या स्कैम से बच पाए। दोस्तों, घर खरीदना किसी भी इंसान के लिए एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है एंड आई एम श्योर कि अगर आप घर खरीदने जा रहे हैं तो आपने कल रात को तो ये डिसीजन नहीं लिया होगा। तो इस सबसे बड़े डिसीजन को लेने से पहले किस चीज़ों को चेक करना चाहिए, समझते हैं बिल्कुल आसान शब्दों पे। नंबर 1, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो क्या होता है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप? पार्किंग चार्जेस, स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन, एडवांस मेंटेनेंस चार्जेस, घर का इंटीरियर करवाना, ये सब कुछ मिलाकर प्रॉपर्टी वैल्यू का ऑलमोस्ट 20% हो जाता है। यानी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे 20 लाख रुपए। तो अपने सपनों का घर खरीदने से पहले इन सब का कैलकुलेशन करना ज़रूरी है। नंबर 2, यूजेबल एरिया। घर का यूजेबल एरिया कितना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। कई बार आपको प्रॉपर्टी बेची जाती है सुपर एरिया बिल्डअप बताकर, लेकिन घर के असली यूजेबल एरिया को कारपेट एरिया कहा जाता है और मोस्टली ये प्रॉब्लम आता है अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में। तो कितना आपको यूजेबल एरिया मिलेगा इसकी भी जाँच पड़ताल कर लेना ज़रूरी है। नंबर 3, प्रोफेशनल्स हेल्प। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि एक प्रोफेशनल का काम प्रोफेशनल पर ही छोड़ देना चाहिए। अगर आपको अपना फाइनेंशियल प्लान बनवाना है तो आपको एक CFP की राय लेनी चाहिए। ठीक वैसे ही एग्रीमेंट वर्डिंग्स जैसे टाइटल डीड, लैंड ड्यू सर्टिफिकेट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अप्रूवल सर्टिफिकेट, ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, इन सारे डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करने के लिए आपको एक प्रोफेशनल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट लॉयर को हायर करना चाहिए। और हाँ, आप अपने घर किसी और से खरीद रहे हैं तो ध्यान दीजिए कि उस घर पे बैंक का लोन क्लियर है या नहीं। नंबर 4, होम लोन। प्रॉपर्टी लेना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है और हर इंसान मोस्टली प्रॉपर्टी खरीदते समय लोन लेता ही है। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगा कि लोन लेने से पहले अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग ज़रूर करवा लें। पहले तो समझिए कि आप लोन लेने के लिए रेडी है या नहीं। आप अपनी सैलरी का ज़्यादा अमाउंट तो EMI की तरफ कमिट नहीं कर रहे हैं। अगर आप EMI ही भरते रहोगे तो आपके बाकी के गोल्स का क्या होगा? कई बार तो ऐसा होता है कि यंग कपल अपने माता पिता के प्रेशर में आके लोन तो ले लेते हैं, लेकिन फिर उनके लिए EMI भरना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कई बार तो यंग एज में प्रॉपर्टी खरीदने से ज़्यादा रेंट पे रहने पे फ़ायदा होता है। नंबर 5, इन्वेस्टमेंट पर्पसेस। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए खरीद रहे हैं तो आप उस प्रॉपर्टी को रेंट पे देना चाहोगे, तो आपने को टेनेंट की जगह पर रखिए और सोचिए क्या एक यंग कपल उस प्रॉपर्टी में रहना पसंद करेगा? क्या रेलवे स्टेशन, रोडवेज प्रॉपर्टी से नज़दीक है? सोसाइटी में सही फैसिलिटीज़ है जैसे इलेक्ट्रिसिटी, पानी, पार्किंग अवेलेबल है या नहीं? ऐसी प्रॉपर्टी को आपको रेंट पे देना ज़्यादा आसानी होगी। नंबर 6, प्रॉपर्टी लोकेशन। ये एक ऐसा पॉइंट है जो कई लोग मिस कर देते हैं। पता चला आपने प्रॉपर्टी खरीदी जस्ट बिकॉज प्रॉपर्टी के सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है और आपको व्यू बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कुछ सालों में ग्राउंड पे एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन गई है। ये बगल वाली बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में चली गई और आपका व्यू ब्लॉक हो गया। तो कोशिश करके इस बात पे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकाल लेना ज़रूरी है। नंबर 5, कैश कंपोनेंट। अब ये तो सबको पता है कि प्रॉपर्टी वैल्यू और एग्रीमेंट वैल्यू ये दो अलग अलग चीज़ होती है। तो प्रॉपर्टी बेचने वाले सफीरत मीटिंग में ये क्लियर लेना ज़रूरी है कि कितना पैसा कैश में देना होगा। और हमसे ये कई लोगों के पास कैश का ज़्यादा बंदोबस्त नहीं होता और ये चीज़ प्रॉपर्टी नेगोशिएशन में आखिरी पड़ाव में प्रॉब्लम कर सकती है। नंबर 8, रेंटल यील्ड। अगर आप ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं तो पहले तो सही एडवाइस कि समझ लीजिए कि उस प्रॉपर्टी पर एक्चुअल रिटर्न कितना होगा। आप एज उस प्रॉपर्टी पर आपको रेंट मिलेगा 2 से 3% और उस रेंट पे भी आपको सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज और प्रॉपर्टी मेंटेनेंस चार्जेस देना होगा। तो क्या सिर्फ प्रॉपर्टी के एप्रिसिएशन पर निर्भर करना चाहिए? ये सवाल आपको किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट करने से पूछना ज़रूरी है। नंबर 9, बिल्डर्स बैकग्राउंड चेक। अगर प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो उसी डेवलपर की किसी बनी हुई बिल्डिंग में जाइए और उस डेवलपर या फिर बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को देखिए। उस बिल्डिंग में रहने वाले लोगों से कुछ सवाल पूछिए कि क्या कंस्ट्रक्शन समय पे ख़त्म हुआ था। नंबर 10, प्राइस कंपैरिजन। डेवलपर के मांगे गए प्राइस को उसी एरिया के दूसरे प्रॉपर्टी प्राइस के साथ कंपेयर कीजिए। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क होना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं आता। नंबर 11, इंटरेस्ट रेट। जिस बैंक से आपने लोन अप्लाई किया है क्या उस बैंक का इंटरेस्ट रेट सबसे कम है?
कई बार वुमेन को एप्लीकेंट या सीनियर सिटीजन को एप्लीकेंट के कारण इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है। हो सकता है कि आप इस ऑप्शन का भी कंसिडर करना ज़रूर चाहें। नंबर 12, टैक्स सब्सिडी। क्या आप किसी गवर्नमेंट के टैक्स सब्सिडी के लिए एलिजिबल है? तो इसका पता आप लोन अप्लाई करने से पहले कर लीजिए। मैं एश्योरेंस देता हूँ कि ये आपके काफ़ी पैसे बचा देगा। दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारे सारे वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके मन में कोई भी सवाल या फिर डाउट ना रहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड। थैंक यू।